वेलकम बैक टू अवर चैनल न्यू एकेडमी। आई एम ज्योति एंड योर केमिस्ट्री एजुकेटर। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। सिंपल सा चैप्टर है, आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ही कॉन्सेप्ट आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री की। सरफेस केमिस्ट्री है क्या? कोई भी मॉलिक्यूल या स्पीसीज जो सरफेस पे लाई करे। ये सरफेस कहाँ पे है? मान लीजिए ये हमारे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें हमने रखा है लिक्विड, यहाँ पे है लिक्विड। जो जहाँ तक लिक्विड रखा है ये क्या है? सरफेस। यानी कि कोई मॉलिक्यूल इस पोजीशन पे आके लाई करेगा तो वो क्या होगा? सरफेस, ठीक है। और यहाँ पे लाई करेगा तो वो क्या होगा कि वो बल्क में है, ठीक है, वो है बल्क में। हम बात कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री की। इट डील्स विद द प्रोसेस दैट अकर्स एट द सरफेस, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल या स्पीसीज जो सरफेस पे आके लाई करेगा और उस प्रोसेस को हम कहेंगे सरफेस केमिस्ट्री। अब यहाँ पे कुछ छोटी छोटी टर्म है जिनको यहीं पे डिस्कस कर लेंगे हम, जो आगे चैप्टर में यूज होने वाली हैं। तो फर्स्ट टर्म है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होगा? यदि हम सिंपल वर्ड में बात करें एडजॉर्प्शन क्या है, तो एडजॉर्प्शन का होगा कि कोई मॉलिक्यूल या स्पीसीज जिसका मैक्सिमम कंसंट्रेशन सरफेस के ऊपर हो। कोई मॉलिक्यूल जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन पे सरफेस के ऊपर लाई करता हो उसे हम कहेंगे एडजॉर्प्शन। द एक्युमुलेशन ऑफ स्पीसीज एट द सरफेस rather than in the bulk, ठीक है, नोन एन एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन होगा कोई भी स्पीसीज है जिसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन सरफेस पे लाई करेगी उसे हम एडजॉर्प्शन कहेंगे। एडजॉर्प्शन होंगे टू टाइप के। फर्स्ट होगा एडजॉर्बेट एंड सेकंड है एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट ये दोनों एडजॉर्प्शन के टाइप होंगे। तो यदि हम एडजॉर्बेट की बात करें तो एडजॉर्बेट तो वो मॉलिक्यूल हैं जो आके लाई करेंगे कहाँ पे? सरफेस पे। वो तो हमने देख लिया कि एडजॉर्प्शन में मॉलिक्यूल सरफेस पे आके लाई करेंगे, तो ये तो उसी के टाइप है। यहाँ पे मॉलिक्यूल सरफेस पे आके लगेगा। हम बात कर रहे हैं एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट वो है जो आके लगेगा, आके जुड़ेगा। तो कौन आएगा? मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो वो मॉलिक्यूल होंगे जो सरफेस पे आके जुड़ेंगे, तो उन मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेंट वो होगा जो जहां पे आके जुड़े हैं मॉलिक्यूल, यानी कि जहां मतलब पोजीशन, वो उस पोजीशन की बात कर रहे हैं जहां पे मॉलिक्यूल आके अटैच होंगे। यानी कि मॉलिक्यूल कहां पे आके अटैच हो रहे हैं? एडजॉर्बेंट पे आके अटैच हो रहे हैं। और एडजॉर्बेंट पे आके कौन अटैच हो रहे हैं? एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल आके अटैच हो रहे हैं। तो ये है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट होंगे दी सब्सटेंस gets adsorbed at the surface of the adsorbent. The substance which gets adsorbed at the surface of adsorbent उसे हम कहेंगे एडजॉर्बेट। और ये जो एडजॉर्बेट होंगे ये सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं और गैसेस हो सकते हैं, ठीक है। ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों स्टेट में प्रेजेंट हो सकते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स। एडजॉर्बेंट की बात करेंगे तो एडजॉर्बेंट सिर्फ सॉलिड और लिक्विड होंगे, गैसियस हमारे एडजॉर्बेंट नहीं होंगे। क्लियर है? अब सॉलिड है, देखो पहले ये देखो, ये हमारे पास एक सरफेस है। हम अभी सरफेस की बात कर रहे हैं क्योंकि मॉलिक्यूल सरफेस पे आके अटैच हो रहे हैं। ये सरफेस है, सरफेस पे आके लिक्विड भी अटैच हो सकता है, सरफेस पे गैसेस मॉलिक्यूल भी आके जुड़ सकते हैं, सरफेस पे कोई सॉलिड मॉलिक्यूल भी आके जुड़ सकते हैं, ठीक है, जो जिन्हें हम ऑब्जर्व भी कर लेंगे। अब हम बात करें एडजॉर्बेंट की, वो पोजीशन यानी कि ये वाली पोजीशन जहां पे मॉलिक्यूल आके अटैच होगा। तो यहाँ पे किस किस की सरफेस हो सकती है? ये लिक्विड की हो सकती है, ठीक है, इस टाइप से
ये लिक्विड की हो सकती है, ये सॉलिड की हो सकती है, ठीक है, ये सॉलिड की सरफेस हो सकती है। तो एडजॉर्बेंट सिर्फ सॉलिड और लिक्विड का होगा और एडजॉर्बेंट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों स्टेट में होगा। एडजॉर्बेंट की डेफिनेशन, द सब्सटेंस ऑन द सरफेस, the substance on the surface of which adsorption takes place, यानी कि सब्सटेंस सरफेस पे वो कौन से सब्सटेंस होंगे जो हम भेज रहे हैं, वो एडजॉर्प्शन कहाँ पे लाई करेंगे, यानी कि वो पोजीशन की बात करें हैं कि वो कहाँ पे आके जुड़ेंगे मॉलिक्यूल्स जो हम भेज रहे हैं। तो ये हमने एडजॉर्बेंट की बात की है। ये एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट एडजॉर्प्शन के ही टाइप होंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि यहाँ पे हमने कहा था जो मॉलिक्यूल होंगे वो एक्यूमुलेट करेंगे सरफेस पे, यानी कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल की सरफेस के ऊपर होगी, और यहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन द बल्क, ठीक है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन कहाँ पे होगी, बल्क में होगी, यानी कि यहाँ पे वो होगा अब्जॉर्प्शन। अब हम एग्जाम्पल की बात करें, वैसे हम सरफेस टेंशन वाले में बात करेंगे, फिर भी हम बात करें एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के एग्जाम्पल से आप समझना चाहो तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लो NaCl सोल्ट, ठीक है। हमने लिक्विड लिया है, ये हमारे पास है एक कंटेनर जिसमें है लिक्विड, लिक्विड में हमने ले लिया मान लीजिए वाटर है, हमने उसमें NaCl डाला है, ठीक है। अब NaCl उसमें डाला तो क्या हो जाएगा, वो अब्जॉर्ब हो जाएगा इसमें, और वो कहाँ जाएगा, इस वाले पोर्शन यानी कि बल्क में। आपको सरफेस पे देखने को नहीं मिलेगा NaCl, NaCl बल्क में आपको मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करें सोप डिटर्जेंट की बात करें, या फिर कोई भी ऑयल है, ठीक है, अल्कोहल है, इन सब की हम बात करें तो वो कहाँ पे जाके लगेंगे। अब ये हमारे पास लिक्विड है, ठीक है, इसमें हमने अल्कोहल को ऐड किया है, यहाँ पे अल्कोहल को डाला, तो क्या वो यहाँ पे जाके बल्क में जाके डिजोल्व होगा यूनिफॉर्मली, ये यूनिफॉर्मली डिजोल्व होगा। एब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्मली एब्जॉर्ब हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, और ये यहाँ पे जो अल्कोहल होगी ये यूनिफॉर्मली डिजोल्व नहीं होगा कंप्लीट मॉलिक्यूल के साथ, सॉल्यूशन के साथ, वो इस सरफेस पे अलग से आपको एक लेयर दिखेगी, ठीक है। और या फिर हम बात करें सोप के जो बबल्स होते हैं वो भी कहाँ पे लाई करते हैं, वो सरफेस पे लाई करते हैं। जब भी हम वाटर लिया, हमने वाटर में हम डिटर्जेंट को डिजोल्व करेंगे तो वहां से हमें बबल मिलते हैं। अब वो बबल्स होंगे वो कंप्लीट वाटर में डिजोल्व, यानी कि बल्क में आपको नहीं मिलेगा बबल्स आएंगे लेयर पे, ऊपर सरफेस पे, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो तो हो जाएगा एडजॉर्प्शन। क्लियर है यहाँ तक सभी को, अब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट हमारे पास है जॉर्प्शन। जॉर्प्शन होगा एडजॉर्प्शन एंड अब्जॉर्प्शन, adsorption and absorption take place simultaneously, वो हो जाएगा जॉर्प्शन। और एक होगा डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन होगा इट इज द रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन, ये एडजॉर्प्शन का जस्ट रिवर्स होगा। एडजॉर्प्शन तो सरफेस पे आके जुड़ेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, अटैच होगा, एक्यूमुलेट होगा सरफेस पे आके। और डिजॉर्प्शन का मतलब होगा कि जो वहां पे एडजॉर्ब हो रखे हैं मॉलिक्यूल सरफेस पे, अब वो वहां से डिटैच होंगे तो उन्हें कहेंगे डिजॉर्प्शन। ये कुछ टर्म्स थी जिनके बारे में हमने बात की है। अब हम आएंगे टॉपिक पे, तो जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है कॉजेज ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन होने के क्या कॉजेज हैं, सबसे पहले उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करे थे सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड दोनों में क्या होगा, रेजिडुअल फोर्सेस, और वो कैसे होंगे, अट्रैक्टिव इन नेचर होंगे। यहाँ पे रेजिडुअल फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर, वो अट्रैक्टिव होंगे। तो सबसे पहले हम सॉलिड देखें। ये हमारे पास एक सॉलिड है, ये सॉलिड की सरफेस है, ये है
सरफेस, और ये होगा बल्क। ठीक है, ये सॉलिड मॉलिक्यूल का क्या होगा, बल्क है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे रेजिडुअल फोर्सेस होंगे, तो देखो एड्जॉर्प्शन के कोज क्या है, मेन उस पर बात करनी है हमें। तो ये हमने सॉलिड की बात की है, सॉलिड पार्टिकल्स की बात की है, सॉलिड मटेरियल है हमने। तो सॉलिड कैसा होता है, क्लोज पैक्ड मॉलिक्यूल होगा। सॉलिड कैसा होगा, क्लोज पैक मॉलिक्यूल होगा। और क्लोज पैक मॉलिक्यूल में भी अब हम बात करने वाले हैं सरफेस और बल्क की। ये तो हमने बताया कि सॉलिड होता है क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल होगा। सरफेस और बल्क, सरफेस पे तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे हमारा ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा। सरफेस पे कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा और बल्क में कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होगा। बल्क में कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होगा, और ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, ये हो रहा है अनसेटिस्फाइड आयंस की वजह से, ठीक है, या फिर कहें अनसेटिस्फाइड स्पीसीज की वजह से। वैलेंसी कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बल्क में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहां पे अनसेटिस्फाइड स्पीसीज की वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। अब इन अनसेटिस्फाइड वैलेंसी को हमें बैलेंस करना है। जो ये अनसेटिस्फाइड वैलेंसी है, इसको बैलेंस करेंगे तो किसी मॉलिक्यूल के साथ इसकी इंटरेक्शन करवाएंगे, तभी वहां पे क्या होगा, वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई होगी। ये जो अनसेटिस्फाइड वैलेंसी होगी, इसका हम इंटरेक्शन करवाएंगे किसी मॉलिक्यूल के साथ, ताकि उसकी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो जाए और कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो जाए। क्लियर है। तो ये बात की हमने सॉलिड की। अब हम बात करेंगे लिक्विड की। ये हमारे पास लिक्विड है, ये हमारे पास क्या है, लिक्विड की सरफेस है, और ये है लिक्विड की हमारे पास है बल्क। ये बल्क है और ये होगा सरफेस। अब कोई मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल, एक तो वो मॉलिक्यूल जो सरफेस पे आके जुड़े, ठीक है, एक तो वो मॉलिक्यूल है जो सरफेस पे आके अटैच हो जाए। हम अटैच की बात इसलिए करें सरफेस पे क्योंकि हम एड्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये एड्जॉर्ब हो जाए, एक तो एक यहाँ पे है, एक बल्क के अंदर है मॉलिक्यूल। अब जो बल्क के अंदर मॉलिक्यूल है, इसके चारों तरफ से क्या होंगे, फोर्स लग रहे होंगे, और जो फोर्स लग रहा होगा वो सेम लग रहा होगा, इक्वली लग रहा होगा, यूनिफॉर्मली लग रहा होगा। जो हमारे मॉलिक्यूल लिक्विड के जो बल्क में प्रेजेंट है, उस मॉलिक्यूल में जो फोर्स लगेगा वो चारों साइड से सेम लगेगा, यूनिफॉर्मली लगेगा। बट यहाँ से यहाँ पे, यहाँ तो हमने बताया कि अंदर की साइड क्या है, लिक्विड है, और यहाँ पे है गैसियस मॉलिक्यूल। अब बाहर की साइड गैसियस मॉलिक्यूल है, बस बाहर की साइड गैसियस मॉलिक्यूल की वजह से फोर्स लगेगा, ठीक है, उन्हीं की वजह से क्या होगा, यहाँ पे कुछ इंटरेक्शन दिखेगा। तो गैसियस मॉलिक्यूल होंगे, लिक्विड के कंपैरिजन में यहाँ पे कम होंगे। तो यहाँ पे ये तो लग रहा है, ये वाला जो आपको फोर्स दिख रहा है, किसकी वजह से लग रहा है, गैसियस मॉलिक्यूल की वजह से लग रहा है। अब इनको बैलेंस करने के लिए, अब ये तो कैसा हो जाएगा, इम्बैलेंसिंग फोर्स हो जाएगा, इम्बैलेंसिंग फोर्स, ठीक है। इनको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लिक्विड की साइड से भी क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, लिक्विड की साइड से भी फोर्स लग रहा होगा। फिर भी ये इम्बैलेंसिंग फोर्स क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल कम होंगे, उनकी वजह से फोर्स कम लगेगा। बट लिक्विड में, लिक्विड के मॉलिक्यूल ज्यादा होने की वजह से ये इनवर्ड पुल करेंगे, यानी कि अपने साइड क्या करेंगे, अंदर की साइड उन्हें खींचेंगे, ठीक है, इनवर्ड पुल करेंगे लिक्विड वाले मॉलिक्यूल। तो ये कैसा हो जाएगा, इम्बैलेंसिंग फोर्स हो जाएगा। तो ये हमने लिक्विड की बात की है, ये सॉलिड की बात की है। तो ये है कोजेज ऑफ एड्जॉर्प्शन। अब हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर ऑफ एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन के जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर होंगे उनकी बात करेंगे। तो फर्स्ट पैरामीटर होगा यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल एच से।
और डेल एच यहाँ पे लेस देन 0 होगा। फर्स्ट जो पैरामीटर है वो है चेंज इन एंथैल्पी, डेल एच होगा लेस देन 0 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट में इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब होगा डेल एच होगा नेगेटिव में, डेल एच होगा नेगेटिव में। सेकंड पैरामीटर होगा यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी डेल एस, ये भी क्या होगी, नेगेटिव होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट हम बात करें चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी जिसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल जी से, वो भी होगी नेगेटिव, और ये नेगेटिव होगी ड्यू टू स्पॉन्टेनिटी, ड्यू टू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने की वजह से चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी भी नेगेटिव होगी। तो ये है थर्मोडायनेमिक पैरामीटर एडजॉर्प्शन के, और ये सारे ये जो इनकी जो फेवरेबल कंडीशन कहाँ पे होगी, लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे इनकी फेवरेबल कंडीशन रहने वाली है। ये तो हमने एक टाइप से बताए हैं कि थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर, ठीक है, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर बताए हमने एडजॉर्प्शन के। अभी नेगेटिव चार्ज ये हमने बता दिया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में हो रहा है, और जो हमारा डेल जी है वो नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी। दूसरे मेथड से आप देखना चाहें तो देखो, हमारे पास चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी होगा डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ठीक है। तो ये है चेंज इन एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें डेल एस की, ये है चेंज इन एंट्रोपी, और चेंज इन एंट्रोपी जो हम थर्मोडायनेमिक में डिस्कस करते हैं ये रैंडमनेस पे डिपेंड करेगी। ये किस पे डिपेंड करती है, एंट्रोपी रैंडमनेस बताती है, ठीक है। अब हमारे पास ये सरफेस है, ठीक है। अच्छा पहले ये देखो, ये हमारे पास गैसियस मॉलिक्यूल है, ये सारे के सारे गैसियस मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये इन्वायरमेंट में ऐसे ही रखे हुए हैं, कहीं कहीं रैंडमनेसली प्रेजेंट है ये, ठीक है। इनकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है या फिर एक जगह पे नहीं लगे हैं, तो यहाँ पे रैंडमनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। बट इन सभी को एक सरफेस पे, क्योंकि हम तो एडजॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, एडजॉर्प्शन का मतलब है कि वो सरफेस पे आके अटैच होंगे। अब ये सरफेस पे आके लग गए, अब यहाँ पे रैंडमनेस डिक्रीज हो जाएगी, रैंडमनेस डिक्रीज हुई। जैसे ही रैंडमनेस डिक्रीज हुई तो यहाँ पे एंट्रोपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। एंट्रोपी डिक्रीज हुई तो चेंज इन एंट्रोपी हो जाएगी नेगेटिव। तो यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी तो 0 ही। अब हम बात करेंगे चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। तो हमने बताया कि प्रोसेस कैसी है, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस यानी कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, इसका मतलब रिएक्शन अपने आप हो रही है, उसको करवाने की नीड नहीं है। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कोई भी रिएक्शन अपने आप हो जाए, तो ये रिएक्शन अपने आप हो रही है, और स्पॉन्टेनियस है तो ये क्या हो जाएगी, डेल जी नेगेटिव हो जाएगा। अब हमें बात करनी है डेल एच की, कि डेल एच क्या होगा, फिर डेल एच क्या होगा वो देखो, ये हमारा नेगेटिव डेल जी इज इक्वल टू डेल एच, ये नेगेटिव है पहले से ही। डेल एस भी क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब ये है डेल एच, ये क्या होगा, तो डेल एच भी हमारा नेगेटिव होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि जब डेल एच नेगेटिव होगा तभी डेल जी नेगेटिव रहेगा। यदि डेल एच पॉजिटिव हो जाएगा तो डेल जी भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। डेल जी को नेगेटिव रखने के लिए डेल एच को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो यहाँ पे तीनों की तीनों जो टर्म है हमारी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी, सारी की सारी नेगेटिव होंगी। तो यहाँ पे इन तीनों तो इन फैक्टर्स को याद रखना, साथ में इस फॉर्मूला से भी यहाँ पे ध्यान रखना कि एंट्रोपी क्या है और गिव्स फ्री एनर्जी कैसे यहाँ पे नेगेटिव होंगी। तो ये हमने बात किया है थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स ऑफ एडजॉर्प्शन।
अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग के बारे में। फैक्टर अफेक्टिंग, वो कौन कौन से फैक्टर होंगे जो एड्जॉर्प्शन को इफेक्ट करने वाले हैं? तो फर्स्ट होगा टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के क्या इफेक्ट रहने वाला है? एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन पे, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे कंप्लीट चैप्टर में, ठीक है। और टेम्परेचर होगा यहाँ पे, देखो अब हमारे पास यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लगे हुए हैं। अब ये क्या है? ये तो एक्टिव साइट होंगे जहाँ पे लगे हुए हैं। ये क्या है? यहाँ पे एक्टिव साइट होंगी जहाँ पे मॉलिक्यूल अटैच है, ठीक है, सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच होंगे, तभी एड्जॉर्प्शन होगा। अब जैसे ही टेम्परेचर को यहाँ से हमने इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये जो एक्टिव साइट पे मॉलिक्यूल्स लगे हुए थे तो अब क्या होंगे? डिजॉर्प्शन होना स्टार्ट कर देंगे। एक्टिव साइट से डिजॉर्प्शन होना स्टार्ट कर देंगे। आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा, ठीक है, इस टाइप को आपको देखने को मिलेगा। जब टेम्परेचर हमने रूम टेम्परेचर ले रखा था तो मॉलिक्यूल्स थे हमारे वो एक्टिव साइट पे अटैच हो रखे थे, सरफेस पे अटैच हो रखे थे। जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो यहाँ पे ये डिजॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से एड्जॉर्प्शन क्या हुआ? डिक्रीज हुआ है। जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज किया, एड्जॉर्प्शन क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। तो टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर की बात करें, नेक्स्ट होगा प्रेशर। देखो ये हमारे पास सरफेस है, ये सरफेस पे एक्टिव साइट्स लगी हुई हैं और एक्टिव साइट्स में ये हमारे मॉलिक्यूल से अटैच हो रखे हैं। अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं प्रेशर। प्रेशर हम नीचे की साइड से तो लगाएंगे नहीं, प्रेशर हम कैसे लगाते हैं? ये हमारे पास कोई कंटेनर है, ये पिस्टन लगा हुआ है, तो प्रेशर ऐसे ही लगाएंगे अंदर की साइड, ठीक है। तो यहाँ से हम लगा रहे हैं प्रेशर। तो यहाँ पे पहले ही ये क्या हो रहे हैं? अपने एक्टिव साइट पे एड्जॉर्ब हो रखे हैं। अब जैसे ही प्रेशर और लगाएंगे तो और अच्छे से एक्टिव साइट पे एड्जॉर्ब हो जाएंगे। तो जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। बट एक टाइम के बाद क्या होगा? ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक्टिव साइट पे एड्जॉर्ब हो जाएंगे। अब कितना भी प्रेशर लगा लो, ये सारे के सारे एक्टिव साइट यहाँ पे कंप्लीटली फिल हो चुकी है, ऑक्यूपाइड एक्टिव साइट होंगी अब सारी की सारी। अब सारी की सारी एक्टिव साइट ऑक्यूपाइड होंगी, तो अब कोई साइट है ही नहीं, तो और मॉलिक्यूल कैसे यहाँ पे एड्जॉर्ब होंगे? तो यहाँ पे ऑक्यूपाइड एक्टिव साइट हो जाएंगी। तो एक पोजीशन के बाद या फिर कहें एक पॉइंट के बाद जो प्रेशर चाहे कितना भी लगा दो, जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। एक टाइम तक ही क्या करेगा? वो इंक्रीज करेगा, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। यदि हम इसके ग्राफ की बात करें तो देखो इधर हमारे पास है, मान लीजिए ये है थीटा है, ये है प्रेशर। अब जैसे जैसे प्रेशर को हमने इंक्रीज किया वैसे वैसे थीटा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एक पॉइंट पे सारी एक्टिव साइट होंगी वो ऑक्यूपाई हो जाएंगे। अब कितना भी प्रेशर लगा लो चाहे यहाँ पे, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका जो हमारा डायग्राम होगा। क्लियर है? तो ये हमारा सेकंड फैक्टर था जिसमें हमने बात की है प्रेशर की। नेक्स्ट होगा सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेट। सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेट। एड्जॉर्बेट हमने वो मॉलिक्यूल्स बताए थे जो अटैच होंगे जाके, जो जाके सरफेस पे अटैच होंगे वो होंगे एड्जॉर्बेट। और एड्जॉर्बेट कौन? वो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका सरफेस एरिया की बात करनी है। अब ये हम बात कर रहे थे कि सरफेस एरिया है। अब इस सरफेस एरिया पे देखो हमने सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया। अब जितना सरफेस एरिया हम इंक्रीज करेंगे उतनी ही ये एक्टिव साइट क्या होती जाएंगी, उतनी ही एक्टिव साइट यहाँ पे इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ एक्टिव साइट इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ एक्टिव साइट भी इंक्रीज होती जाएंगी
और जितनी ज़्यादा एक्टिव साइट होंगी उतना ही क्या होगा, एड्जॉर्प्शन होगा, उतनी ही क्या होगा यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी इंक्रीज करेगा, यानी कि थीटा इंक्रीज होगा। क्लियर है। फोर्थ फैक्टर देखेंगे हम, तो फोर्थ होगा यहाँ पे हमारे पास नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेंट का नेचर कैसा होगा, तो यहाँ पे देखो जितना स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्स होगा, यानी कि जितना स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्स होगा उतना ही एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्स होगा, अब देखो यहाँ पे जितना अच्छे से बॉन्डिंग होगी तभी तो वहाँ पे एड्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। यदि बॉन्डिंग अच्छे से नहीं है तो वहाँ से क्या होते जाएंगे, डिजॉर्प्शन होता रहेगा। तो जितना ज़्यादा वंडरवाल फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन होगा। तो ये हमने बात की है फैक्टर्स की जो एड्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, कि एड्जॉर्प्शन कितने टाइप के होने वाले हैं। टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन, तो 2 टाइप के रहने वाले हैं, फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट देखेंगे, दोनों में कंपैरिजन करेंगे उसका। फर्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगा वहां पे वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा यहाँ पे, और यहाँ पे कोवेलेंट होगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, केमिकल में कोवेलेंट होगा। यदि हम बात करें इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, तो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट होगा, वंडरवाल होंगे हमारे वीक। तो यहाँ पे ये वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने वाला है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस रहने वाले हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा केमिकल प्रॉपर्टी में। और ये जो वंडरवाल फोर्स है, वंडरवाल फोर्स डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन साइज एंड मास, डिपेंड्स अपॉन साइज एंड मास। साइज और मास इंक्रीज होंगे वहां पे वंडरवाल फोर्स भी इंक्रीज होगा, यानी कि वंडरवाल फोर्स डिपेंड करेगा साइज और मास पे, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब साइज और मास इंक्रीज होगा तो वंडरवाल फोर्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और उस मॉलिक्यूल को हम इजीली लिक्विफाई कर पाएंगे। तो हम ग्रुप्स की बात करें, अकॉर्डिंग टू द ग्रुप्स या फिर कहें अलोंग द ग्रुप्स, क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे। टॉप टू बॉटम जाएंगे, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगी, साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, मास वहां पे इंक्रीज होगा, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वहां पे इंक्रीज होगा। क्लियर है यहाँ पे सभी को। नेक्स्ट देखें हम हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, हम एड्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। एड्जॉर्प्शन करते टाइम पे, एड्जॉर्प्शन के टाइम पे कितनी हीट यहाँ पे रिलीज होगी, कितनी हीट यहाँ पे लिबरेट करेगी, उसे हम कहेंगे, उस हीट को हम कहेंगे हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन के टाइम पे जितनी हीट यहाँ से रिलीज होगी उस हीट को हम कहेंगे हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, वो एड्जॉर्प्शन की हीट होगी। और यहाँ पे फिजिकल एड्जॉर्प्शन में हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन होगी 20 to 40 किलो जूल पर मोल, और यहाँ पे होगी 40 to 400 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये इनकी हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन रहने वाली है। तो यहाँ पे हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी किस में ज्यादा होगी, केमिकल एड्जॉर्प्शन में, और यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो भी स्ट्रॉन्ग इसी में रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास है सरफेस है ये वाला, ठीक है, मॉलिक्यूल है, उसके पास क्या है, ये सरफेस है, और ये सरफेस की है एक्टिव साइट, ये सरफेस की क्या होंगी, एक्टिव साइट होंगी। अब फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होगा, जब भी यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग देंगे, मान लीजिए मॉलिक्यूल है, ठीक है, और जैसे यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देंगे हम, तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, बट ये परमानेंटली यहाँ पे जुड़े नहीं रहेंगे, यानी कि यहाँ पे हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया, ये आपस में क्या हो गया, अटैच हो गई, वापिस से
यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर दे देंगे तो वापिस से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से, वापिस से सेपरेट हो जाएंगे। तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। ये कैसा होगा, हम रिवर्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन रिवर्सिबल प्रोसेस होगी और केमिकल में इरिवर्सिबल, ये वापस से अब नहीं टूटेगी। क्लियर है यहाँ पे सभी को। अब यहाँ पे ये सरफेस है, ये हमने एक्टिव साइट में एक एक गैसेस मॉलिक्यूल लगा दिए कि एक एक गैसेस मॉलिक्यूल यहाँ पे लग गए, एक से ज्यादा भी लग सकते हैं। ये सारे के सारे हम गैसेस मॉलिक्यूल्स दिखा रहे हैं जो एक्टिव साइट में लगे हुए हैं, तो यहाँ पे एक से ज्यादा भी एक एक्टिव साइट में लग सकते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो यहाँ पे ये मोनोलेयर की बजाय कैसा है, मल्टी लेयर होगा। ये कैसा होगा, लेयर फॉर्मेशन कैसी होगी यहाँ पे, मल्टी लेयर, फिजिकल एब्जॉर्प्शन मल्टी लेयर होगा और केमिकल एब्जॉर्प्शन होगा मोनोलेयर। केमिकल एब्जॉर्प्शन होगा मोनोलेयर। अब यहाँ पे ये जो गैसियस मॉलिक्यूल है एक दूसरे से अटैच जरूर है बट एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे और एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करने की वजह से ही इन्हें हम कहते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन। क्लियर है। जो ये गैसियस मॉलिक्यूल है एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, क्या बनाते जाएंगे, लेयर बनाते हैं, पहले एक है फिर दूसरी है फिर तीसरी है, ठीक है। मोनो से मल्टी लेयर तक जा सकते हैं ये वाले फिजिकल एब्जॉर्प्शन। बट यहाँ पे जो गैसेस मॉलिक्यूल होंगे वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, इसीलिए इनको हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन कहेंगे। क्लियर है यहाँ पे सभी को। ये हमने बात की है टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन की। अब हम बात करेंगे कुछ ग्राफ की, डिफरेंट प्लॉट्स फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए डिफरेंट ग्राफ डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास आइसोथर्म। आइसोथर्म नाम से पता है, सबको पता है, सबने पढ़ रखा है आइसोथर्म, सबने सुन रखी है। आइसो यानी कि सेम, थर्मो यानी कि टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पे सेम टेम्परेचर सेम यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा। जब कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, और ये जो हम डिफरेंट ग्राफ देखने वाले हैं ये टेम्परेचर, प्रेशर और एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन के बीच में देखेंगे। यहाँ पे टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ग्राफ होगा थीटा वर्सेस पी, यानी कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर के बीच में ये ग्राफ होगा। ये हमारे पास थीटा है, ये है प्रेशर। हमने क्या कहा था, चलो हम दोनों में देख लेंगे, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में भी देख लेंगे और केमिकल एब्जॉर्प्शन में भी देख लेंगे। ये है, हमने कहा था जब भी हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये प्रेशर कितना भी लगा लो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी एक्टिव साइड ऑक्यूपाइड हो जाएंगी, इसी की वजह से ये क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये होगा हमारे पास इसका ग्राफ। ये तो हमने बात की है फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए। अब हम बात करें मल्टी लेयर के लिए, सॉरी फिजिकल के नहीं, मोनो लेयर के लिए हम बात करें। ये होगा मोनो लेयर के लिए, मोनो लेयर में होगा ये ग्राफ। अब हम बात करेंगे मल्टी लेयर की, ठीक है। अब एक ही लेयर बनाए, देखो ये हमारे पास है सरफेस, यहाँ पे हमने लगाए, ये हमारे पास एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट पे हमारे गैसेस मॉलिक्यूल्स आके अटैच हो गए। अब यहाँ से हम प्रेशर लगा ले हैं, कितना भी लगा लो। अब यहाँ पे सारी की सारी एक्टिव साइट जब ऑक्यूपाइड हो गई तो और कहाँ से आएंगे, अब एक्टिव साइट और कहाँ से आएंगे, मॉलिक्यूल को अटैच करने के लिए होंगे। तो अब थीटा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। बट मल्टी लेयर में क्या होगा, इसके ऊपर लगने स्टार्ट हो जाएंगे, इनके ऊपर लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये इंक्रीज होगा, एक पॉइंट पे थोड़ा कांस्टेंट हो जाएगा, फिर बाकी क्या होगा, मल्टी लेयर में फिर से क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये मोनो लेयर के लिए डायग्राम है, ग्राफ है ये आइसोथर्म में, और ये है मल्टी लेयर के लिए, आइसोथर्म के लिए डायग्राम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आइसोथर्म की बात की है, नेक्स्ट है आइसोबार। आइसोबार्स में क्या होगा, बार्स किसमें आती है, प्रेशर में। तो यहाँ पे प्रेशर, आइसो यानी कि सेम, बार यानी कि प्रेशर, सेम प्रेशर होगा, यानी कि प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है। तो जो हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं वो होगा थीटा वर्सेस टेम्परेचर।
और अभी हमने फैक्टर्स में देखा था कि थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। वो इसलिए होगा क्योंकि जहाँ हमारे पास सरफेस के एक्टिव साइड पे गैसेस मॉलिक्यूल अटैच हैं, जैसे हम उसे टेम्परेचर देंगे तो वो जो गैसेस मॉलिक्यूल होंगे वहाँ से डिटैच होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या हुआ, वहाँ पे एड्जॉर्प्शन डिक्रीज हुआ। जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया एड्जॉर्प्शन वैसे ही क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये हो जाएंगे एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे इंक्रीज होगा, बात करें हम टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इधर हमारे पास थीटा है और यहाँ पे है टेम्परेचर, तो ये होगा इसका ग्राफ। ठीक है, थीटा यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा, और टेम्परेचर इधर क्या कर रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमने बात की है आइसोबार्स की। नेक्स्ट होगा हमारे पास आइसोस्टर्स। आइसोस्टर में क्या होगा वो देखो। अब यहाँ पे थीटा कांस्टेंट होगा, जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन होगा वो कांस्टेंट होगा। अब ये कांस्टेंट कब होगा और ग्राफ हमें कैसा मिलेगा वो देखो। अब यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर होगा, इन्हीं के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। प्रेशर है और यहाँ पे हमारे पास है टेम्परेचर। देखो अभी हमने पहले थीटा का इन दोनों के साथ रिलेशन देखो एक बार। थीटा टेम्परेचर के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे और इसको, ये क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पे टेम्परेचर को तो इंक्रीज कर रहे हैं तो ये डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो ये इंक्रीज हो रहा है। ओवरऑल हमारे पास क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा तब। तो यहाँ पे जब हम दोनों को इंक्रीज कर देंगे, प्रेशर इंक्रीज हुआ और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, प्रेशर को भी इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर को भी इंक्रीज किया। जब हमने प्रेशर को इंक्रीज किया तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज हुआ, ठीक है। बट हमने क्या किया, टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर दिया, अब वो वापस से डिक्रीज हो रहा है। ध्यान से देखना, ये क्या है, हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। जैसे ही टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया तो थीटा मान लीजिए डिक्रीज हो गया। थीटा हमारा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। पहले थीटा यहाँ पे था, ऐसा था, अब थीटा कैसा है, डिक्रीज हो गया, ऐसा है। अब हमने प्रेशर को इंक्रीज किया, प्रेशर को इंक्रीज किया तो थीटा क्या हो जाएगा, वापस से इंक्रीज हो जाएगा। तो वापस कहाँ पे चले जाएगा, इन दोनों कंडीशन को देखेंगे तो यहाँ चला जाएगा। समझ आ रहा है? फिर से देखो, ये हमारे पास टेम्परेचर को इंक्रीज किया, इससे पहले मान लीजिए ये हमारे थीटा का साइज है, ये है। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो थीटा हमारा डिक्रीज होगा, तो मान लीजिए थीटा हो गया हमारा छोटा, स्मॉल हो गया, डिक्रीज हो गया। अब हमने प्रेशर को किया इंक्रीज, प्रेशर को इंक्रीज किया तो वापस से क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब इंक्रीज होगा तो ये इसका साइज वापस से इतना आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। पहले एक फैक्टर लगाएंगे फिर यहाँ पे दूसरा फैक्टर देखेंगे, तो ओवरऑल करके क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, सेम ही है दोनों का साइज थीटा का। तो ये है, यहाँ पे हमें दोनों को इंक्रीज करना है, प्रेशर को भी इंक्रीज करना है, टेम्परेचर को भी इंक्रीज करना है। तो ये होगा हमारे पास ग्राफ, यहाँ से प्रेशर और टेम्परेचर दोनों हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, तो थीटा यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो ये हमने डिफरेंट ग्राफ देखे हैं एड्जॉर्प्शन के। अब हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक है डिजॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी। डिजॉर्प्शन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिजॉर्प्शन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी की बात करेंगे तो डिजॉर्प्शन हमने बताया था, डिजॉर्प्शन होता है रिवर्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, रिवर्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, ठीक है। एड्जॉर्प्शन में क्या होता है कि कोई भी सरफेस है, एक्टिव साइट है, वहां पे मॉलिक्यूल आके अटैच होंगे सरफेस पे, और डिजॉर्प्शन का मतलब है कि जो सरफेस पे गैसेस मॉलिक्यूल अटैच है वो डिटैच होने स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो ये इसका मतलब क्या होगा, डिटैचमेंट। एड्जॉर्प्शन का मतलब तो होता है अटैचमेंट और ये हो जाएगा डिटैचमेंट, यानी कि ये रिमूव होने स्टार्ट हो जाएंगे सरफेस से। अब हमें पता है काइनेटिक एनर्जी वाले चैप्टर में, केमिकल काइनेटिक्स वाले में हम बात करते हैं तो हमें पता है के की वैल्यू क्या होती है, ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, यही होती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी जब हम केमिकल काइनेटिक की बात करते हैं।
हमें यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी डिजॉर्प्शन की बतानी है, यानी कि इसका रिवर्स लेना है। इसका रिवर्स लेंगे तो 1/k इज इक्वल टू 1/a, और ये क्या है E माइनस EA। तो इसका हम रिवर्स करेंगे तो चाहे 1/E माइनस, देखो चाहे इसे आप 1/E माइनस EA/RT लिख लें, या फिर EA/RT प्लस का EA/RT लिख ले, सेम बात है। अब यहाँ पे 1/k को हम रिप्रेजेंट करेंगे गामा से और 1/a को गामा नोट EA/RT। यहाँ पे जो गामा है ये क्या था, ये कांस्टेंट है हमारा, ठीक है, ये भी क्या होगा कांस्टेंट होगा। अब ये कौन सा कांस्टेंट होगा, ये होगा प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। ये एक्टिवेशन एनर्जी है, बट ये एक्टिवेशन एनर्जी है डिजॉर्प्शन की, डिजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी। आर हमारा गैस कांस्टेंट, टी हमारा टेम्परेचर हो जाएगा, और ये होगा हमारे पास है रेजिडुअल टाइम, रेजिडुअल टाइम, और इसे ही हम कहेंगे लाइफ टाइम या फिर रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर है, ये सारे नाम इसी गामा के रहने वाले हैं। तो ये हमारा आया है गामा इज इक्वल टू गामा नॉट EA/RT। अब यहाँ पे हमें इसकी यूनिट निकालनी पड़ जाए, गामा की यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ ए गामा। तो सबसे पहले हम बात करें इस एक्सपोनेंशियल वाले फैक्टर का, तो ये होता है यूनिटलेस, ये होगा यूनिटलेस। यूनिटलेस कैसे होगा, यहाँ पे जो हमारी एनर्जी है डिजॉर्प्शन के लिए, जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये होगी जूल पर मोल। आर हमारे पास गैस कांस्टेंट है, जूल पर केल्विन पर मोल, और अब हमारे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर किस में होगा, केल्विन में होगा। अब यहाँ पे जूल से जूल कैंसिल, मोल से मोल कैंसिल, और इस केल्विन से केल्विन कैंसिल, तो क्या हो जाएगी, यूनिटलेस हो जाएगी ये वाले टर्म। तो अब यूनिट ऑफ हमें गामा निकालना है, तो वो इक्वल होगा यूनिट ऑफ ए गामा नोट के। तो ये इन दोनों की यूनिट क्या होगी, सेम होगी। तो गामा हमने किसके इक्वल लिखा था, 1/k, 1/k के इक्वल था। अब हमारे पास एक इक्वेशन है, जब हम ए की रिएक्शन करवाते हैं बी के साथ तो हमें प्रोडक्ट मिलता है पी, और ये जो रिएक्शन होगी ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। रिवर्सिबल रिएक्शन होगी तो यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी प्रेजेंट होगा। जब हम इस साइड जाएंगे a प्लस बी से हमें प्रोडक्ट मिलेगा p, तो ये हो जाएगी k डी डिजॉर्प्शन वाली, और p से वापस इधर आ जाएगी क्योंकि हम डिजॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, तो k डी हो जाएगा, वापस आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, k a हो जाएगा। अब यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये इसकी ये हमारा कौन से ऑर्डर रिएक्शन को शो करेगा, ये करेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन केमिकल काइनेटिक में सबको पता है उसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स, और सेकंड ऑर्डर में होगा मोल पर मोल लीटर पर सेकंड। ये होगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, के लिए हमारी यूनिट हो जाएगी। क्लियर है यहाँ पे सभी को। तो ये हमने बात की है गामा के लिए। अब हम बात करने वाले हैं इनमें, मान लीजिए टेम्परेचर हमने डिफरेंट ले लिया, ये हमारे पास है गामा इज इक्वल टू गामा नॉट EA/RT। अब हम बात करेंगे एट टेम्परेचर T। अब हमने डिफरेंट टेम्परेचर ले लिया है। एट टेम्परेचर T1 पे क्या होगा, गामा 1 इज इक्वल टू गामा नॉट EA/RT1, और एट टेम्परेचर T2 टेम्परेचर पे क्या होगा, गामा 2 इज इक्वल टू गामा नॉट EA/RT2 ये होगा। अब इनका हम रेशियो देखेंगे, यानी कि ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देंगे, या फिर कहीं हम इनका रेशियो चेक करेंगे, तो यहाँ पे होगा गामा 1/गामा 2 इज इक्वल टू, कैंसिल हो जाएंगे जब इनका रेशियो करेंगे, तो
ई ए अपॉन आर टी वन, ई ए अपॉन आर टी वन टी टू। ठीक है, अब यहां से हमने क्या किया, ये अपॉन में है टर्म, तो अपॉन में हो तो हम क्या कर देंगे, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, ई ए आर टी वन माइनस ई ए आर टी टू, यही हो जाएगा। अब यहां से हमने एक्सपोनेंशियल पार्ट को कॉमन ले लिया, ई को वैसे बाहर ले लेंगे, ई को जैसे यहाँ से हम बाहर लेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से गामा वन अपॉन गामा टू इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर टी वन माइनस ई ए अपॉन आर टी टू। ई को हमने ले लिया बाहर। अब नेचुरल लॉग से दोनों साइड मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई बाई नेचुरल लॉग ऑन दी बोथ साइड, दोनों साइड नेचुरल लॉग से मल्टीप्लाई करवाए हमने, मिला इधर नेचुरल लॉग गामा वन अपॉन गामा टू, इधर इनमें से हम ई ए अपॉन आर को कॉमन ले लिया, वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू, ये क्या होगा, नेचुरल लॉग के साथ मल्टीप्लाई करनी थी। अब नेचुरल लॉग ई की वैल्यू होती है वन के इक्वल, तो ये तो वन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास नेचुरल लॉग है इसको हम कन्वर्ट करेंगे लोगरिथम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग 2.303 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको, तो 2.303 है उसको हम लेके आएंगे इस साइड, तो डिवाइड में आएगा, तो ये हो जाएगा लॉग गामा वन गामा टू इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 को हम इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में आएगा आर वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू। ये हमने देखा इनके बीच का रिलेशन जब टेम्परेचर T1 और T2 हो। क्लियर है, तो ये हमने बात की है डिजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी की। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, हमारे पास टॉपिक है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, देखो जितने भी हमने टॉपिक करवाए हैं इन सभी से कहीं कभी ना कभी क्वेश्चन जरूर आए हैं टोटल सरफेस एरिया, तो सारे के सारे टॉपिक को समझना इंपॉर्टेंट है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे TSA से, टोटल सरफेस एरिया जो होगा n डैश इंटू A1। अब ये n डैश और A1 क्या है, n डैश होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द एडजॉर्बेट। मॉलिक्यूल किसके होते हैं, इन टर्म में कंफ्यूज मत होना, मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, एडजॉर्बेट भी होते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एडजॉर्बेंट तो क्या हो जाएगी, वो सरफेस हो जाएगी, वो पोजीशन हो जाएगी। A1 होगा यहाँ पे एरिया इंटू एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे सबसे पहले हम n डैश को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम एरिया पे जाएंगे, तो n डैश यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द एडजॉर्बेट, इनकी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले STP हम बात करेंगे, एट STP पे हम क्या लेते हैं 22.4 लीटर, जो किसके इक्वल होगा, 1 मोलर गैस के इक्वल होगा, 1 मोलर गैस के इक्वल होगा। और 1 मोलर गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो 20 देखो 1 मोलर गैस में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये भी किसके इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। और इसको हम क्या कहेंगे, एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, तो इसकी जगह हम Na लिख सकते हैं। तो 22.4 लीटर इज इक्वल टू Na, 1 किसके इक्वल होगा, Na बाई 22.4, Na बाई 22.4। और हम बात करेंगे Vm की, तो इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे Vm से। Vm होगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मोनोलेयर, एडजॉर्प्शन।
ठीक है, जो मोनोलेयर एड्जॉर्प्शन होगा उनके लिए ये वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम, ना कि मल्टी लेयर के लिए। ठीक है, तो ये हमने बात की यहाँ पे। अब ये वैल्यू जो आई है ये है n डैश के इक्वल। अब इस वैल्यू को हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया में। टोटल सरफेस एरिया हमारा है n डैश इंटू A1। n डैश की जगह हम लिखेंगे NA अपॉन 22.4 इंटू VM। ठीक है, और इंटू A1। A1 हमारा एरिया है। ठीक है, अब इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे। एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होगा यहाँ से सबसे पहले एरिया है, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, सभी को पता है एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। अब इस आर को कैलकुलेट करेंगे हम। ये आर कहाँ से आएगा, देखो आर लाएंगे हम डेंसिटी से। डेंसिटी क्या होगी, ये होगी डेंसिटी। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास में कैसा, मोलर मास अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ द मोलर मास ऑफ एडजॉर्बेट। ठीक है, मोलर वॉल्यूम ऑफ एडजॉर्बेट। अब यहाँ पे जो मोलर वॉल्यूम है वो क्या होगी, देखो मोलर मास को तो हम लिख देंगे m से, और मोलर वॉल्यूम में होगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, Na। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे Na, और यहाँ पे कितने, एक मॉलिक्यूल की कितनी वॉल्यूम होगी, एक मॉलिक्यूल की कितनी वॉल्यूम होगी वो हो जाएगी V। ठीक है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट है उससे हम उसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे तो मोलर वॉल्यूम आ जाएगी। अब हमें कैलकुलेट तो वॉल्यूम करनी है, वॉल्यूम को इधर लेके जाएंगे तो m अपॉन Na इंटू रो, ये वही वॉल्यूम। और वैसे हम सिंपल वॉल्यूम पता है क्या होती है, वॉल्यूम क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग हम एरिया की बात, उसी में हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो होगी 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हमें तो आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसमें आर थोड़ी है। अब यहाँ पे आर नहीं है तो आर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वॉल्यूम होता है। इन दोनों को इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को दोनों को इक्वेट करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू m Na रो। हमें r कैलकुलेट करना है तो बाकी टर्म उधर जाएगी, r क्यूब इज इक्वल टू m अपॉन Na इंटू रो, 3/4 पाई, ये r क्यूब है, r देखेंगे यहाँ से क्या आएगा r, m अपॉन 3m 4 पाई Na रो 1/3। यही है r की वैल्यू। इस r की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो यहाँ पे TSA हो जाएगा Na अपॉन 22.4 इंटू VM इंटू पाई और r स्क्वेयर 3m अपॉन 4 पाई Na इंटू रो 1/3 है, और यहाँ पे क्या स्क्वेयर तो क्या हो जाएगी 2/3। ये है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कैसे क्या है यहाँ पे। क्लियर यहाँ तक सभी को, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, सरफेस रेजिडेंस टाइम। सरफेस रेजिडेंस टाइम, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करने वाले हैं टॉर्क से। अब ये क्या है सरफेस रेजिडेंस टाइम, हमने क्या दिखाया, सबसे पहले एडजॉर्प्शन की बात की थी, सबसे पहले एडजॉर्प्शन की बात की। ठीक है, कि मान लीजिए कोई एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल है जो एक्टिव साइट पे आके एडजॉर्ब होंगे। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एडजॉर्प्शन से डिजॉर्प्शन हो रहा है, कि यहाँ से डिटैच हो रहे हैं। जो हमारे एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल होंगे वो एक्टिव साइट से डिटैच हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे डिजॉर्प्शन हो रहा है। तो एडजॉर्प्शन से डिजॉर्प्शन की तरफ जा रहे हैं। तो हमें बताना है कि एक्टिव साइट पे एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल कितने टाइम तक रहे हैं। जो एक्टिव साइट पे मॉलिक्यूल्स रहे हैं एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल, वो कितने टाइम तक यहाँ रहे हैं, वो होगा यहाँ पे सरफेस रेजिडेंस टाइम, जिसको हम टॉर्क से रिप्रेजेंट करेंगे। और टॉर्क होगा यहाँ पे हमारे पास, ये हमारे पास ए है जो एडजॉर्प्शन है, कोई ए मॉलिक्यूल है जिसका क्या करवा है, एडजॉर्प्शन करवा रखा है, और अब इसका क्या हुआ है, डिजॉर्प्शन हुआ है ए मॉलिक्यूल का। एक्टिव साइट से ए मॉलिक्यूल का डिजॉर्प्शन हुआ है, तो वहाँ पे
ये कांस्टेंट है के डी, जो डिजॉर्प्शन का कांस्टेंट होगा। तो ये होगा इसका इनवर्स, ठीक है। टॉर्क होगा 1/kd। जब 1/kd इंक्रीज हो जाएगा तो टॉर्क यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। जितना kd डिजॉर्प्शन कांस्टेंट जितना इंक्रीज होगा उतना ही टॉर्क यानी कि सरफेस रेजिडेंस टाइम डिक्रीज होता चला जाएगा। हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने बात की थी डिजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी की। डिजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी में हमने बताया था, ये था हमारे पास, बट यहाँ पे हमें बताना है सरफेस रेजिडेंस टाइम, जो आपको इस जैसा ही फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, टर्म डिफरेंट होंगी। तो सबसे पहले हम kd की बात करें, kd यानी कि k हमारा वही कांस्टेंट है जो हम एक्टिवेशन एनर्जी में बात करते हैं। k = AE - EA/RT, यही होता है ना, EA/RT। अब ये जो हम बात करें डिजॉर्प्शन की, तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी ये भी किसकी होगी, डिजॉर्प्शन की होगी। ये इसमें चेंज होगा। हमें चाहिए यहाँ पे क्या, टॉर्क चाहिए। तो यहाँ पे देखो kd को इधर लेके आएंगे, टॉर्क को इधर लेके आएंगे, तो kd क्या हो जाएगा, 1/टॉर्क, 1/टॉर्क हो जाएगा = AE - EA डिजॉर्प्शन अपॉन RT। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब यहाँ पे हमें ये इनवर्स में है, ठीक है, 1/टॉर्क हमें चाहिए कि इसमें टॉर्क में, तो इसको ये इनवर्स में आ जाएगा। यदि हम टॉर्क को इधर लेके आए, इसको इधर लेके आए, तो ये 1 के अपॉन में आ जाएगा। तो टॉर्क = 1/AE डिजॉर्प्शन अपॉन RT, ये होगा टॉर्क। और 1/A क्या हो जाएगा, टॉर्क नॉट EA डिजॉर्प्शन अपॉन RT, ये होगा। और ये हमारा है सरफेस रेजिडेंस टाइम, सरफेस रेजिडेंस टाइम। क्लियर यहाँ तक सभी को। ये हमने बात की है सरफेस रेजिडेंस टाइम। अगर सरफेस रेजिडेंस टाइम को हमें पूछा जाए फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए, तो वहां पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बट वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए होगा। वो होगा हमारे पास टॉर्क = टॉर्क नॉट E del H एडजॉर्प्शन अपॉन RT, ठीक है। यहाँ पे माइनस होगा, ये होगा फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन। ये सिर्फ फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए होगा, बाकी किसी के लिए नहीं होने वाला है। अब हम बात करेंगे सरफेस टेंशन की, कि सरफेस टेंशन क्या है। सरफेस टेंशन, देखो सरफेस टेंशन क्या है, यहाँ पे हम इसके 2 पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या है, लिक्विड है, ये क्या है, सरफेस। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर है और ये बल्क के अंदर है। ये बल्क की पोजीशन है, वो सरफेस की पोजीशन है। अब यहाँ पे बाहर की साइड है गैसियस मॉलिक्यूल, अंदर क्या है, लिक्विड है। अब यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल की वजह से इन पे लग रहा है फोर्स, ठीक है। अब ये फोर्स हमने बताया था, इम्बैलेंसिंग फोर्स बताया था। यहाँ पे साथ में हमारे क्या लगा हो, लिक्विड भी अपनी तरफ क्या कर रहा है, इनवर्ड पुल कर रहा है। लिक्विड भी क्या लगा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो भी किधर कर रहा है, इनवर्ड पुल लगा रहा है। तो यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल कम होंगे और यहाँ पे लिक्विड मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। तो लिक्विड मॉलिक्यूल ज्यादा होने की वजह से उन वाला जो लिक्विड मॉलिक्यूल की साइड से जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा, और लिक्विड अंदर की साइड है तो क्या करेंगे, अंदर की साइड ही इनवर्ड क्या करेंगे, पुल करेंगे वो। अब यहाँ पे इसे को ओवरकम करने के लिए जो लिक्विड है वो क्या करेगा, जो इसका सरफेस एरिया है, जो लिक्विड का सरफेस एरिया है, इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, कम से कम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। लिक्विड का जो सरफेस होगा उस सरफेस एरिया को वो मिनिमाइज करेगा, मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, और उसी कोशिश को, उसी टेंडेंसी को हम सरफेस टेंशन कहेंगे। जो लिक्विड अपने सरफेस एरिया को क्या करें, मिनिमाइज या कम करने की कोशिश कर रहा है, उस टेंडेंसी को ही हम सरफेस टेंशन कहेंगे। तो ये था सरफेस टेंशन। अब यहाँ पे और जो अंदर वाला है, जो बल्क में हमारे पास मॉलिक्यूल है, इसके चारों साइड से यूनिफॉर्मली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखो, इफ
सरफेस टेंशन ऑफ सोल्यूट लेस देन सरफेस टेंशन ऑफ ए सोलवेंट। तो यहाँ पे जो सोल्यूट होंगे वो सरफेस पे आके अटैच हो जाएंगे। जब सोलवेंट का सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा उस टाइम पे जो सोल्यूट होंगे ये सरफेस पे जाके अटैच हो जाएंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम सरफेस पे जाके अटैच होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका एल्कोहल और सोप। ठीक है, तो एल्कोहल और सोप में से ये हमारे पास क्या है, सोल्यूट है। जब इसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे, ठीक है, हमने इन दोनों को लिया है वाटर में हम ले रहे हैं सोल्यूट को, एल्कोहल और सोप को। वाटर यहाँ पे सोलवेंट है और ये क्या हो जाएंगे, सोल्यूट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका सरफेस टेंशन ज़्यादा है, ये हम बोल रहे हैं सोलवेंट का सरफेस टेंशन ज़्यादा है, तो हमारे जो सोल्यूट होंगे ये सरफेस पे जाके अटैच होंगे। तो ये हमारे पास वाटर है, ये इसका सरफेस है, और बबल्स कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके अटैच होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, यदि सरफेस टेंशन ऑफ सोल्यूट ये ज़्यादा हो जाए सोलवेंट से, अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो सोल्यूट होगा वो मैक्सिमम कहाँ पे प्रेजेंट होगा, बल्क में। कहाँ पे होगा, बल्क में प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल होगा इसका कोई भी इनऑर्गेनिक सोल्ट, कोई भी, सारे तो नहीं है, कुछ नहीं होंगे, यानी कि मैनी इनऑर्गेनिक सोल्ट। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, जैसे कि NaCl, KCl एटसेट्रा, ये होगा सरफेस टेंशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे गिब्स एब्जॉर्प्शन इक्वेशन। गिब्स एब्जॉर्प्शन इक्वेशन, ये क्या होगी, इट इज द क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव एब्जॉर्प्शन होगी ये, जो रिलेट करेगी, विच रिलेट्स टू द मैक्सिमम या फिर कहें एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ द solvent by adding of the solute। ठीक है, सोल्यूट क्या होगा, एक्सेसिव कंसंट्रेशन होगी जब हम सोल्यूट को ऐड कर रहे होंगे। उसकी बात करें हैं तो वहां पे जो सरफेस टेंशन होगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एंड चेंज इन सरफेस टेंशन। यहाँ पे सरफेस टेंशन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन आपको याद रखनी है, वो होगा d गामा अपॉन d म्यू 2 n2 माइनस n1 n2 नोट अपॉन n1 नोट अपॉन s। ठीक है, ये होगा, ये आपको याद रखना है, और ये होगा टॉर्क के इक्वल। क्लियर है, ये टॉर्क के इक्वल होगा। यहाँ पे जो N2 है ये होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इंटरेक्ट विद N1 जो क्या है, मोल्स ऑफ ए सोलवेंट, एट दी सरफेस, जो सरफेस पे है उनकी बात करें हैं। और जो N1 N2 नोट अपॉन N1 नोट ये हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इंटरेक्ट विद N1 मोल्स ऑफ सोलवेंट इन दी बल्क, जो बल्क में प्रेजेंट होंगे उनकी बात करेगा। क्लियर है यहाँ पे सभी को। ठीक है, ये होगा केमिकल पोटेंशियल ऑफ एडजॉर्प्शन, μ2 होगा केमिकल पोटेंशियल ऑफ एडजॉर्प्शन। क्लियर, यहां तक सभी को, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है।
यदि क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो देखो, यहाँ पे 2 पॉइंट है जिनको हमें देखना है। एक तो हमारे पास है सरफेस एक्टिव सब्सटेंस, सरफेस एक्टिव सब्सटेंस, एंड सेकंड है सरफेस इनएक्टिव सब्सटेंस। ये आपको याद रखने हैं, सरफेस एक्टिव सब्सटेंस और सरफेस इनएक्टिव। एक्टिव सब्सटेंस होंगे उन्हें हम कहेंगे सरफेक्टेंट, ऑल्सो नोन एज ए सरफेक्टेंट। अब यहाँ पे जो एक्सेसिव कंसंट्रेशन है सॉल्वेंट की, यदि ये जो एक्सेसिव कंसंट्रेशन है सॉल्वेंट की, एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्वेंट इनकी टॉर्क ये पॉजिटिव हो, यदि ये पॉजिटिव हो, ठीक है, यदि ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे डी गामा डी म्यू 2, ठीक है, ये इक्वल है n2 माइनस n1 n2 नोट अपॉन n1 नोट, और साथ में इक्वल होगा डी सी C2 अपॉन आर टी, ये इसके लोग होगा माइनस C2 अपॉन आर टी। अब यहाँ पे एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट यानी कि टॉर्क यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, वो पॉजिटिव होगा तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, फिर ये वाली वैल्यू भी हमारे पास है लेस देन 0 होनी चाहिए, नेगेटिव के इक्वल होगी। ये नेगेटिव के इक्वल होगी तो तभी नेगेटिव नेगेटिव मिलके हमें क्या देंगे, पॉजिटिव देंगे, और इसको हम कहेंगे सरफेस एक्टिव सब्सटेंस। यहाँ पे भी क्या होंगे, एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट के टाइम पे क्या हो रहे हैं, सोल्यूट का हम एडिशन करवा रहे हैं बाय एडिंग ऑफ ए सोल्यूट। क्लियर है, जब एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्वेंट तो हमारा पॉजिटिव होगा, वो कब होगा, जैसे ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा तो हमारा C2 अपॉन आर टी ये हो जाएगा लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। ये नेगेटिव और नेगेटिव ये है, नेगेटिव नेगेटिव मिलके हमें क्या देंगे, पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या दे देंगे, पॉजिटिव दे देंगे। और ये जो सब्सटेंस होंगे, ठीक है, ये जो सरफेस पे जो सब्सटेंस लग रहे कैसे हो जाएंगे, एक्टिव सब्सटेंस होंगे, इन्हें हम सरफेक्टेंट कहेंगे। ये इसका रिवर्स हो जाएगा, टॉर्क यानी कि यहाँ पे नेगेटिव है तो यानी कि जो हमारा C2 अपॉन आर टी है, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। और इन सब्सटेंस को हम कहेंगे सरफेस एक्टिव सब्सटेंस, और यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा, सोल्यूट का एडिशन हो रहा होगा। क्लियर है यहाँ पे सभी को, ये हमने बात की है यहाँ पे गिब्स एडजॉर्प्शन इक्वेशन के बारे में। अब हम आते हैं हमारी थ्योरी के ऊपर, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है, फर्स्ट थ्योरी है लैंगमुइर एडजॉर्प्शन थ्योरी, लैंगमुइर एडजॉर्प्शन थ्योरी। तो इसको हम, इसके 2 टाइप के मैकेनिज्म देखेंगे। फर्स्ट होगा नॉन डिसोशिएटिव मैकेनिज्म, नॉन डिसोशिएटिव मैकेनिज्म मेनली क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन में हमसे दिया नहीं गया है कि कौन सा मैकेनिज्म है तो हम मान के चलेंगे कि वो नॉन डिसोशिएटिव मैकेनिज्म है। और सेकंड होगा डिसोशिएटिव मैकेनिज्म। तो फर्स्ट हम नॉन डिसोशिएटिव मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास कोई सरफेस है, सॉलिड की सरफेस है, सॉलिड है, और ये इसकी सरफेस है। सरफेस पे ये एक्टिव साइट लगे हुए हैं, ये क्या है, एक्टिव साइट यहाँ पे लगी हुई है। ये हमने क्या कहा, सरफेस है, और सरफेस पे है एक्टिव साइट जिसको हमने नाम दिया है यहाँ पे एस, और ये जो एक्टिव साइट है एस, यहाँ पे एक्टिव साइट है, बट कौन सी एक्टिव साइट है, वैकेंट है। क्या है ये, वैकेंट है, यहाँ पे कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल आके अटैच नहीं हुआ है सरफेस पे, तो ऐसे तब तक क्या है, ये वैकेंट एक्टिव साइट है। अब ये हमारे पास गैसियस मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास है गैसियस मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये जो गैसियस मॉलिक्यूल है
ये कैसे है, क्या ये सरफेस पे अटैच हो गए, ये अभी तक अटैच नहीं हुए हैं, तो ये कैसे होंगे, अनऑक्यूपाइड गैसियस मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच होंगे एडजॉर्प्शन पे सरफेस पे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा GS GS S S। अब जरूरी नहीं है कि हर साइड पे आके अटैच हुए होंगे, कहीं पे अटैच हो गए कहीं पे नहीं हुए। अब ये GS है, ये क्या है, ऑक्यूपाइड, ये क्या है, ऑक्यूपाइड एक्टिव साइट, ये है ऑक्यूपाइड एक्टिव साइट, या फिर कहें ऑक्यूपाइड गैसेस से मॉलिक्यूल हो जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो, ये हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड की सरफेस है और उस सरफेस पे एक्टिव साइट प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो एक्टिव साइट प्रेजेंट है, बहुत सारी एक्टिव साइट प्रेजेंट है, गैसेस मॉलिक्यूल यहाँ पे आएंगे और अटैच हो जाएंगे इस एक्टिव साइट पे। तो जो गैसेस मॉलिक्यूल आके अटैच होंगे तो एक गैस मॉलिक्यूल एक एक्टिव साइट पे अटैच होगा, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक गैसेस मॉलिक्यूल एक एक्टिव साइट पे अटैच होगा। और ये जो गैसेस मॉलिक्यूल यहाँ पे हैं, ये एक दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करेंगे, कोई रिएक्शन शो नहीं करेंगे, इसकी वजह से इन्हें हम क्या कहेंगे, फिजिकल एडजॉर्प्शन। इसका मतलब लैंगमर एडजॉर्प्शन थ्योरी हमारी फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा, क्लियर है। और ये होगी मोनोलेयर, ये मोनोलेयर होगी। तो यहाँ पे इनमें इक्विलिब्रियम भी देखने को मिलेगा। उससे पहले जब ये रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है, जब ये एडजॉर्प्शन क्या करवाया हमने, एडजॉर्प्शन करवाया है, वैकेंट साइट तो थी ही पहले से, ये वैकेंट साइट है, ये गैसियस मॉलिक्यूल है, ये गैसियस मॉलिक्यूल इस एक्टिव साइट पे अटैच होंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एडजॉर्प्शन करवा रहे हैं हम, एडजॉर्प्शन करवाते टाइम पे जितनी यहाँ पे हीट लिबरेट हुई है उस हीट को हम कहेंगे हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, उसको हम हीट ऑफ एडजॉर्प्शन कहेंगे। ठीक है, ये गैसियस मॉलिक्यूल है, ये वैकेंट साइट है, इनका आपस में क्या हो रही है, रिएक्शन करवा रहे हैं हम, ठीक है, एडजॉर्प्शन करवा रहे हैं इनके बीच में। तो यहाँ पे हमें मिल क्या रहा है, GS, ये मिला था हमें, इन दोनों से ही मिला होगा। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, इनके बीच में रिवर्सिबल प्रोसेस होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा KA अपॉन KD, KA अपॉन KD। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, KA, जब KA कब हो रहा है, ये हमारे पास कांस्टेंट एडजॉर्प्शन कांस्टेंट, ये है डिजॉर्प्शन कांस्टेंट। ठीक है, जब G और S मिलके हमें क्या देंगे, GS देंगे, ये होगा हमारे पास KA G इंटू S, जो कि इक्वल होगा KD GS, KA अपॉन KD, यानी कि एडजॉर्प्शन कांस्टेंट अपॉन डिजॉर्प्शन कांस्टेंट इज इक्वल टू GS अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ G और कंसंट्रेशन ऑफ S। अब ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये है एडजॉर्प्शन कांस्टेंट, ये है डिजॉर्प्शन कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट को मिला के हमें मिला एक नया कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, ये होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्लियर है। तो K हो जाएगा यहाँ पे G S, कंसंट्रेशन ऑफ G और कंसंट्रेशन ऑफ S, क्लियर है। अब यहां से देखो, ये जो GS है इसको हम मानेंगे थीटा, ये GS होगा, ये हो जाएगा थीटा, और थीटा क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड एक्टिव साइट, क्या होगा, ऑक्यूपाइड एक्टिव साइट। ठीक है, ये फ्रैक्शन है ऑक्यूपाइड एक्टिव साइट का, और S हो जाएगा 1 माइनस थीटा, ये हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड साइट, अनऑक्यूपाइड साइट, S हो जाएगा 1 माइनस थीटा फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड साइट, और G होगा हमारे यहाँ पे P के इक्वल। तो इसे हम लिख सकते हैं K इज इक्वल टू थीटा P 1 माइनस थीटा, P को इधर लेके जाएंगे, K P इज इक्वल टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा, ये आपके यूज में आने वाला है ये वाला फॉर्मूला। अब हम बात करें यहाँ पे इसकी, तो
तो हमने यहाँ पे बताया के पी इज इक्वल टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा, यही है। अब इसको हम लेके आए इधर, के पी 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा। अब के पी के हम पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर थीटा के साथ, तो के पी माइनस के पी थीटा इज इक्वल टू थीटा। के पी इज इक्वल टू थीटा प्लस के पी थीटा, थीटा यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, के पी इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस के पी, तो थीटा हमें कैलकुलेट करना होगा, तो 1 प्लस के पी को इधर लेके आएंगे, यानी कि के पी अपॉन 1 प्लस के पी। क्लियर है? यहाँ पे ये हम नॉन डिसोशिएटिव मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पे के पी तो हमारे पास यह है थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा, और थीटा है हमारे पास के पी अपॉन 1 प्लस के पी। थीटा यहाँ पे हमने बताया है कि ये होगा फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइड, और 1 माइनस थीटा होगा फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड साइड। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब हमें करना है, इसके ग्राफ प्लॉट करने हैं। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं वो होगा 1 बाई थीटा वर्सेस 1 बाई पी। 1 बाई थीटा वर्सेस 1 बाई पी के हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। तो पहले हमें इन फॉर्मूला से ये वाले टर्म चाहिए होंगे, तभी हम ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे। देखो, थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास है थीटा इज इक्वल टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी। हमें चाहिए 1 अपॉन थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इसका भी तो रिवर्स हो जाएगा। 1 प्लस के पी अपॉन के पी, 1 अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन के पी प्लस के पी अपॉन के पी, ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन के पी प्लस 1, और हमें क्या चाहिए है? 1 अपॉन पी, ये रहा, ठीक है, 1 अपॉन पी हो जाएगा। तो इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, 1 अपॉन थीटा 1 अपॉन पी, और ये हो जाएगा इसका ग्राफ। यहाँ पे ये क्या होगा? इंटरसेप्ट, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा। स्लोप 1 के इक्वल होगा, सॉरी इंटरसेप्ट 1 के इक्वल होगा, और स्लोप होगा हमारा 1 बाई के इक्वल। स्लोप हो जाएगा 1 बाई के इक्वल हो जाएगा। ये तो हमने इसकी बात की है। अब हम नेक्स्ट बात करें वन अपॉन वी वर्सेस 1 अपॉन पी। इसके हमने ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहाँ पे देखो, ये तो थीटा हमने ये तो बता दिया कि के पी अपॉन 1 प्लस के पी, और थीटा होता है वी अपॉन वी एम। वी अपॉन वी एम, ये जो वी एम है ये वॉल्यूम होगी मोनोलेयर एडजॉर्प्शन के लिए, और इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। जिसमें भी चेंज आएगा वो इस वॉल्यूम में आएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? के पी 1 प्लस के पी। अब हमें थीटा की नीड नहीं है, हम इनका कंपैरिजन करेंगे क्योंकि थीटा की जहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इसका चाहिए, हम करेंगे रिवर्स, वी एम अपॉन वी, क्योंकि हमें 1 अपॉन वी चाहिए। 1 अपॉन वी तो तभी आएगा। इसका रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा? इसका रिवर्स आ जाएगा। क्लियर? अब इसको हम इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा। 1 अपॉन वी, 1 अपॉन वी एम, 1 प्लस के पी अपॉन के पी। इसको हम सोल्व करेंगे। 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन वी एम, 1 अपॉन के पी प्लस 1। यहाँ पे आएगा 1 अपॉन वी, 1 अपॉन वी एम की पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वी एम के पी प्लस 1 अपॉन वी एम, और हमें ग्राफ चाहिए 1 अपॉन पी के और 1 अपॉन वी के। 1 अपॉन वी वर्सेस 1 अपॉन पी, ये हो जाएगा ग्राफ। ये हो जाएगी यहाँ पे इंटरसेप्ट, और ये हो जाएगा यहाँ पे स्लोप। स्लोप होगा 1 अपॉन वी एम, और इंटरसेप्ट हो जाएगा 1 अपॉन के वी एम।
ये हम इंटरसेप्ट स्लोप कैसे देखेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी यानी कि कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट वाली टर्म होगी हमारी स्लोप पे, यहाँ पे 1 आएगा, फिर ये स्लोप में कॉन्स्टेंट वाली में क्या आएगा 1, और इधर होगा 1/k, ठीक है, जैसे होगा। तो ये हमने ग्राफ की बात की है 1/v वर्सेस 1/p। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे p/v, p/v वर्सेस p, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब इसका ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे, वही थीटा हमने बताया था v/vm इज इक्वल टू kp/1 प्लस kp, इसका यूज करने वाले हम, थीटा का यहाँ पे यूज नहीं होगा। तो 1/v चाहिए तो सबसे पहले इसको नीचे लेके तो इसका रिवर्स करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, 1 प्लस kp/kp 1/v, और vm को लेके आएंगे हम इधर, तो यहाँ पे होगा 1/vm। इसको हम सोल्व करेंगे तो 1/kp प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ, 1/v इज इक्वल टू 1/kpvm प्लस 1/vm। तो 1/v तो हमारे पास आ गया, ठीक है, बट यहाँ पे p नहीं है। यदि हम दोनों साइड p से मल्टीप्लाई करवा दें, p से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यहाँ पे p/v आएगा, यहाँ पे p/kpvm प्लस p/vm, p से p कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे होगा p/v इज इक्वल टू 1/kvm प्लस p/vm। तो p वर्सेस p, v का हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं p का, तो यहाँ पे भी क्या होगा y इज इक्वल टू, ये होगा c प्लस ये होगा mx, तो इसका ये ग्राफ रहने वाला है, ये इंटरसेप्ट होगा, और ये क्या होगा स्लोप होगा, जो कि 1/kvm होगा, और ये होगा 1/vm इंटरसेप्ट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ये हमने बात की है नॉन डिसोशिएटिव मैकेनिज्म के बारे में। उससे पहले एक टॉपिक देखो, साथ में ही हमने बात की है थीटा इज इक्वल टू kp/1 प्लस kp, ये हमने बात की थी, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा हमारा एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है, p हमारा प्रेशर है। मान लीजिए केस फर्स्ट में हमारे पास है प्रेशर कैसा हो, लो प्रेशर है, ठीक है। अब लो प्रेशर होगा, p की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे 1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी kp के कंपैरिजन में, क्योंकि प्रेशर तो बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए इसे हम क्या, बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से 1 की वैल्यू से, तो इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे, 1 के इक्वल लिख देंगे। तो हमारे पास थीटा होगा kp के इक्वल, k क्या है कांस्टेंट है, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा p के, प्रेशर इंक्रीज तो थीटा भी इंक्रीज होगा, यही होगा हमारे पास। अब ये कैसा होगा, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन यहाँ पे डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, ये प्रेशर पे डिपेंड करेगा, प्रेशर पे डिपेंड होगा, ठीक है। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करें, उससे पहले सेकंड केस और देखो, केस सेकंड, यदि हाई प्रेशर हो, प्रेशर हाई हो, तो केपी की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो क्या करेंगे यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू kp/kp 1 के इक्वल हो जाएगा। अब थीटा यहाँ पे 1 के इक्वल आया है, यानी कि यहाँ पे प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर होगा, ये इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर होगा, क्लियर है। तो अब यहाँ पे जो 1 आया है ये होगा हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो कि इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर होगा, और ये होगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये कैसा होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हमारे पास है ये, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो यहाँ पे जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा प्रेशर के साथ साथ, तो ये क्या होगा, इंक्रीज दिखा दिया हमने, तो ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे है कांस्टेंट दिखा दिया हमने, क्योंकि प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। अब प्रेशर को कितना भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर लीजिए, वो अब कांस्टेंट हो गया। एक्सटेंट यहाँ पे क्या हो गया, जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है कांस्टेंट होने की वजह से, हम इसको एक लाइन में दिखाएंगे। अब ये है ना जीरो ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा, अब ये है जो, ये है
फ्रैक्शनल ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रैक्शनल ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और लैंगमुयर एब्जॉर्प्शन यही हम ग्राफ देखते हैं, प्रेशर वाले में हमने पहले ही बात कर ली थी। तो ये होगा लैंगमुयर एब्जॉर्प्शन रिएक्शन का ग्राफ होगा, और ये नॉन डिसोसिएटिव मैकेनिज्म है, हमने देखा है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे डिसोसिएटिव मैकेनिज्म की। देखो नॉन डिसोशिएटिव में हमारे पास मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, CH4 है, H2 है, O2 है, N2 है, जो भी मॉलिक्यूल है उनको हम ब्रेक नहीं करेंगे, एज इट इज हम मॉलिक्यूल को रखेंगे। और डिसोशिएटिव में क्या कर देंगे, इनके बॉन्ड को हम ब्रेक कर देंगे। डिसोशिएटिव मैकेनिज्म देख रहे हैं हम लैंगमुयर एब्जॉर्प्शन थ्योरी का। तो यहाँ पे H2 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो अब इनका अलग अलग हम देखेंगे दोनों का एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे तो हमने देखा था थीटा इज इक्वल टू KP अपॉन 1 प्लस KP, और KP था थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा, यही था। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, देखो A प्लस बी या फिर G प्लस S की बात करें, GS हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम रिएक्शन होने वाली है। अभी हमने यहाँ क्या कहा है कि दोनों के अलग अलग हम बात करने वाले हैं। बाय यानी कि यहाँ पे वो मोनो लेयर के लिए था, मोनो एटॉमिक के लिए था। ये है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए है। पोली के लिए क्या होगा वो भी हम बात कर लेंगे। डायोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए है तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन और रेट ऑफ डिजॉर्प्शन, इधर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है, इधर रेट ऑफ डिजॉर्प्शन। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 माइनस थीटा और 1 माइनस थीटा, ठीक है, क्योंकि हमने डाई एटॉमिक दो लिए हैं। एक होता तो एक बार 1 माइनस थीटा करते हैं, 1 माइनस थीटा हम किसके इक्वल लिखते हैं, GS थीटा, और G होगा हमारा सॉरी S होगा वो क्या हो जाएगा 1 माइनस थीटा। यहाँ पे एडजॉर्प्शन यानी कि उसे वैकेंट साइड चाहिए, तभी तो वो जाके क्या होगा एडजॉर्ब होगा। तो 1 माइनस थीटा होता है फ्रैक्शन ऑफ वैकेंट साइट या फिर अनऑक्यूपाइड साइड होगा। थीटा होगा वो होगा ऑक्यूपाइड के लिए, तो अनऑक्यूपाइड होगा तभी वहां जाके कोई मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होगा। अब यहाँ पे ये किसके होगा, थीटा के। अब यहाँ पे कोई ऑक्यूपाइड होगा तभी वहां से क्या होगा, डिटैचमेंट होगा, डिजॉर्प्शन होगा। अब 2 थीटा होंगे क्योंकि डायटोमिक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे होगा 1 माइनस थीटा का स्क्वायर और यहाँ पे होगा थीटा का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास है KA 1 माइनस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू KD, इसको हम ओपन करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास ROA यानी कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू KA 1 माइनस थीटा का स्क्वायर ROD इज इक्वल टू KD थीटा का स्क्वायर। इन दोनों को हम इक्वल रखेंगे, थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे KA अपॉन KD थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर होगा। यहाँ पे एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने डायोएटॉमिक की बात की है। डायोएटॉमिक में यहाँ पे 2 आया। डायोएटॉमिक का एग्जांपल जैसे कि H2O2 N2 F2 Cl2 Br2 इस टाइप के। तो एटोमिसिटी क्या होगी, जितने नंबर ऑफ एटम यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कितने नंबर ऑफ एटम है, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन, तो 2 हमारे यहाँ पे एटम प्रेजेंट होंगे। तो इसे हम कह सकते हैं डायो एटोमिक के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, पावर में 2 हो गया। ट्राई एटोमिक होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, 3 हो जाता। तो पॉली एटोमिक के लिए क्या होगा, थीटा एटोमिसिटी, यहाँ पे हम एटोमिसिटी लिख देंगे थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा, ठीक है, यहाँ पे आएगी एटोमिसिटी। तो जितने नंबर ऑफ एटम यहाँ पे अटैच होंगे उन सब की हम यहाँ कर देंगे पावर में लगा देंगे, तो वो डिसोशिएटिव मैकेनिज्म हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ये इनमें चेंज होगा। अब यहाँ से हम थीटा देखें कि थीटा क्या होगा। यहाँ पे तो थीटा ये था KP अपॉन 1 प्लस KP, तो यहाँ पे KP 1 प्लस KP 1 बाई एटोमिसिटी होगा, 1 बाई एटोमिसिटी। क्लियर है, 1 बाई एटोमिसिटी। ये डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के लिए बात की है। अब हम बात करेंगे
नेक्स्ट थियरी के बारे में। नेक्स्ट थियरी होगी फ्रोंडलिच आइसोथर्म थियरी। ये क्या होगा? ये होगा A इज इक्वल टू एक्स बाई एम, और यहाँ पे A है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ये दोनों मोलर मास हैं। x तो मोलर मास होगा एडजॉर्बेट का, मोलर मास ऑफ एडजॉर्बेट, और m होगा मोलर मास ऑफ एडजॉर्बेंट। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के पी 1/n, ये होगा। ठीक है, K यहाँ पे कांस्टेंट होगा, P यहाँ पे प्रेशर होगा। यह है यहाँ इसका फॉर्मूला फ्रोंडलिच आइसोथर्म थ्योरी, और यह है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे मान लीजिए हम n की वैल्यू, मान लीजिए नहीं, n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 1 होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। क्या होगी? पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने n को माना है 1। यदि n को 1 मानेंगे तो A इज इक्वल टू के पी 1/1 किसके इक्वल हो जाएगा? A इज इक्वल टू के पी के इक्वल हो जाएगा। A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा P के, ये होगा इसका ग्राफ। अब हम बात करें n की वैल्यू 1/2 रखी हमने, n की वैल्यू 1/2 रखी तो A इज इक्वल टू के पी 1/1/2, ये 2 ऊपर जाएगा। A इज इक्वल टू के पी स्क्वायर, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन वाला यहाँ पे वो फॉर्मूला बना है, तो इसका जो ग्राफ रहने वाला है ये होगा ये वाला A वर्सेस P का। अब हम बात करेंगे n की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे 2, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो A इज इक्वल टू के पी 1/2। अब यहाँ पे 1/2 P 1/2 यानी कि A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा P 1/2 के, और P 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट P के, ये लिख सकते हैं हम अंडर रूट P के इक्वल होने वाला है। इसका जो ग्राफ रहने वाला है ये होगा इसका ग्राफ। क्लियर है? और मेनली हम इसी के बारे में बात करते हैं, इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये हमारा सबसे करेक्ट ग्राफ रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1/n के बारे में। हमने कहा कि n ग्रेटर देन 1 है, n ग्रेटर देन 1 होगा तो 1/n लेस देन 1 होगा। ठीक है, ये ग्रेटर देन 1 है तो 1/n क्या हो जाए? मान लीजिए 1/n 1 से ज़्यादा मानेंगे, मान लीजिए 2 माना तो 1/n क्या होगा? लेस देन 1 हुआ, लेस देन 1 होगा। 1/3 कर देंगे तो भी क्या हो जाएगा? लेस देन 1 होगा। तो 1/n क्या होगा? लेस देन 1, तो इसे हम लिख सकते हैं के पी लेस देन 1, ये हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले k की, तो उससे पहले यहाँ पे हम इनका ले लेंगे, दोनों साइड log से मल्टीप्लाई कर देंगे। log a इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे k है, ठीक है, जो k की वैल्यू है, जो फर्स्ट केसेस में देखो, यदि हम k की वैल्यू 1 ले ले, यदि k की वैल्यू 1 ले ले तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ रहने वाला है बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, k की वैल्यू 1 ले लेंगे, एक मिनट 1 नहीं, k की वैल्यू हम 0 ले लेंगे, 0 पॉजिटिव और नेगेटिव। k की हमें 3 वैल्यू लेनी है। एक बार k की वैल्यू हमने 0 ले ली, एक बार k की वैल्यू हमने पॉजिटिव ले ली, और एक बार k की वैल्यू हमने नेगेटिव ले ली। यदि k की वैल्यू 0 होगी तो हमारा ग्राफ ये होगा, पॉजिटिव होगी तो हमारा ग्राफ होगा ये वाला, और नेगेटिव होगी तो हमारा वैल्यू होगा ये वाला। ठीक है, ये हमारा ग्राफ रहने वाला है।
यानी कि क्लियर है। तो ये हमारी इनके ग्राफ होंगे। तो ये थी फ्रोनरिच थियरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे BET, ब्रोनर इमेट थियरी, BET। ये होगी हमारी फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगा यहाँ पे भी, यानी कि गैसियस मॉलिक्यूल का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, बट ये मल्टी लेयर होगी, ये होगी मल्टी लेयर। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे पास सरफेस है, ये एक्टिव साइट है, और एक्टिव साइट में ये लगे हैं मॉलिक्यूल। इस टाइप से यहाँ पे मॉलिक्यूल लगे होंगे। क्लियर है। तो हमने कहा था G+S, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, हमें मिलेगा GS। तो यहाँ पे तो हमने इसकी बात की है, ये है एक्टिव साइट और इस गैसेस मॉलिक्यूल की। अब सेकंड वाला आ गया, तो GS+G ये हो जाएगा हमारे पास है। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेकंड होगा K2, ये हो जाएगा G2S। अब G2S का फिर से नेक्स्ट वाले के साथ, तो यहाँ पे होगा K3 G3S। तो ऐसे ही होता चला जाएगा यहाँ से Gn-1S+G और यहाँ पे Kn GnS। क्लियर यहाँ तक सभी को। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक K है, K की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, K2 K3 सबसे। तो K की वैल्यू जो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे ज़्यादा। और बाकी के जितने भी हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होंगे ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, ऑलमोस्ट इक्वल रहने वाले हैं सारे के सारे। क्लियर है। तो ये हमने बात की है BET थियरी के बारे में। यहाँ पे अब देखो, लास्ट हमने बात की थी लैंगमेयर थियरी में कि थीटा हमारा है KP/1 + KP। अब यहाँ पे हम लेंगे थीटा = 1 - थीटा नोट, 1 - थीटा नोट। अब जो थीटा नोट है, थीटा नोट होगा ये फ्रैक्शन ऑफ वैकेंट साइट, फ्रैक्शन ऑफ वैकेंट साइट है। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है, 1 - P/P0 / 1 - P/P0 साथ में प्लस K1P, और इस वैल्यू को रखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे और फिर हम हमारा जो थीटा होगा एक्चुअल में वो आएगा यहाँ से K1P/1 - P/P0 1 - P/P0 प्लस K1P। ये होगा हमारा यहाँ पे थीटा। यहाँ पे थीटा है ये BET में, और लैंगमेयर थियरी में थीटा है ये दोनों इक्वल कब होंगे, BET इक्वेशन और लैंगमेयर इक्वेशन इक्वल कब होंगी, ये इक्वल तब होंगी जब यहाँ पे जो P0 है ये इनफाइनाइट के इक्वल होगा। जब P0 इनफाइनाइट के इक्वल हो जाएगा, जब थीटा यहाँ पे K1P/1 प्लस K1P के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम P = 0 नहीं कर सकते, यदि P को ही 0 कर देंगे तो आगे एड्जॉर्प्शन यहाँ पे नहीं होगा। इसलिए P0 को हमें इनफाइनाइट करना है, उसकी वजह से लैंगमेयर इक्वेशन और BET इक्वेशन दोनों सेम हो जाएंगी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ आए होंगे कॉन्सेप्ट। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसके बाद आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, और कोई फिर भी आपको लगे कि कोई टॉपिक रह गया है, कोई नया क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, वो उससे रिलेटेड टॉपिक हमने यहाँ पे कवर नहीं करवाया, तो उस टॉपिक का नाम भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वो हम नेक्स्ट क्लास में जब कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके साथ उसको भी करवा देंगे स्टार्टिंग में ही। थैंक यू।